नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आज आप देख रहे हैं सवाल पब्लिक का शो। ये शो वही शो है जिसमें पब्लिक पूछती है सवाल और जवाब देने वाले नेता आपके सामने होते हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और वो इस वक्त ईडी की कस्टडी में है। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापे मारे। अब बहस इस बात पर हो रही है कि छापे में क्या मिला और कितना मिला। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने बयान में 2,85,00,000 रुपए कैश और 1 किलो 800 ग्राम सोना मिलने की बात कही है, लेकिन इस बरामदगी से सत्येंद्र जैन का कनेक्शन है भी या नहीं, ये सवाल आज उठ रहा है और इसे लेकर ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हो गई है। सवाल पब्लिक का आज ये है कि सत्येंद्र जैन पर बीजेपी सच बोल रही है या आम आदमी पार्टी। छह जून के छापेमारी और उससे बरामद कैश और सोने को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सिर्फ इतना कहा कि ये सब कुछ सत्येंद्र जैन और अन्य के ठिकानों से बरामद की गई है। शब्दों पर जरूर गौर कीजिएगा और ये प्रेस रिलीज मेरे हाथों में है और इसमें कहा है सत्येंद्र जैन और अन्य। बरामदगी में कितना हिस्सा सत्येंद्र जैन का है और कितना अन्य का, ये साफ नहीं बताया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक दस्तावेज को लेकर ईडी और बीजेपी पर निशाना साधा है। यह दस्तावेज छापे के बाद ईडी की तरफ से तैयार किया गया पंचनामा है। इस डॉक्यूमेंट में लिखा है, सर्च में कई दस्तावेज और 2 लॉकर की चाबियों के साथ एक डिजिटल डिवाइस जब्त किया गया। साथ ही लिखा है कि 2,79,000 की करेंसी मिली, लेकिन उसे जब्त नहीं किया गया। सत्येंद्र जैन के बहाने आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने आ गई है, मानो संग्राम सा छिड़ गया हो। इस बीच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस रिलीज जारी की और वो प्रेस रिलीज भी इस वक्त मेरे हाथ में है। इसमें ईडी ने लिखा है, 6 जून को सत्येंद्र जैन, पूनम जैन और उनके सहयोगियों और अन्य के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन हुआ। सत्येंद्र जैन और पूनम जैन के अलावा जिन लोगों के यहां सर्च किया गया, ईडी के मुताबिक उन लोगों ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मनी लॉन्ड्रिंग में सत्येंद्र जैन की मदद की है। ईडी की इस प्रेस रिलीज में कई नाम लिए गए हैं जो मैं आपको आगे बढ़कर बताऊंगी। तो आज पब्लिक का सवाल यह उठता है कि सत्येंद्र जैन के ठिकानों पर छापेमारी में बीजेपी और आप में सच बोल कौन रहा है। सवाल नंबर 2, सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में कितनी सच्चाई है। और सवाल नंबर 3, क्या दिल्ली में सियासी बाजी के लिए सत्येंद्र जैन पर घमासान हो रहा है। ये है पब्लिक के सवाल और इन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं आतिशी, एमएलए है आम आदमी पार्टी की। आपका स्वागत है आज सवाल पब्लिक का शो पर। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सीनियर काउंसिल गौरव भाटिया जी भी जुड़ रहे हैं। आतिशी जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूं और सवाल ये है कि आप आम आदमी पार्टी की तरफ से एक दस्तावेज आया है जो पंचनामे का है और उसमें कहा गया है कि कुछ पैसे 2 लाख कुछ हजार पैसे जो जब्त नहीं हुए, लेकिन जो ईडी ने प्रेस रिलीज दी है उसमें कई नाम शामिल हैं। अंकुश जैन, वैभव जैन, नवीन जैन, सिद्धार्थ जैन, इन सभी के नाम हैं। और ईडी ने अपने बयान में ये भी कहा है कि राम प्रकाश ज्वेलर्स में ये सब डायरेक्टर हैं। उधर आम आदमी पार्टी कहती है कि राम प्रकाश ज्वेलर्स से हमारा कोई लेना देना नहीं। क्या मैं पूछ सकती हूं कि अंकुश जैन, वैभव जैन,
ये जो दो आदमी हैं जिनके नाम आए हैं, ये हाई कोर्ट के 2019 के ऑर्डर में भी इनका नाम है और इन दोनों को कहीं ना कहीं अगर मैं आम इंसान की भाषा यूज करूं तो कहीं ना कहीं बेनामी करार दिया गया है हाई कोर्ट द्वारा सत्येंद्र जैन का। मैं पूछना चाहती हूं कि ये अंकुश जैन और वैभव जैन अगर राम प्रकाश ज्वेलर्स में डायरेक्टर हैं तो कनेक्शन तो सीधा हो गया क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, फिर आम आदमी पार्टी इससे कैसे इनकार कर सकती है? नाविका जी, आपने एक सवाल पूछा कि ये अंकुश जैन और वैभव जैन कौन है। मेरा भी ये सवाल है कि ये अंकुश जैन और वैभव जैन कौन है जिनके पैसों के लिए, जिनके बिस्किट के सोने के बिस्किट के लिए, जिनके सोने के सिक्कों के लिए सत्येंद्र जैन जी को लायबल ठहराया जा रहा है। अगर वैभव जैन के पास अनअकाउंटेड फॉर कैश और अनअकाउंटेड फॉर गोल्ड है, अगर अंकुश जैन के पास अनअकाउंटेड फॉर वेल्थ और अनअकाउंटेड फॉर गोल्ड है, तो उन पर केस करिए, उनको अरेस्ट करिए। देश में बहुत सारे कानून हैं, लेकिन सत्येंद्र जैन जी पर केस करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि सत्येंद्र जैन जी का इस वेल्थ से कोई लेना देना है, जो आज तक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं दिखा पाई है। ये कोई केस आज पहली बार नहीं चर्चा में है। इस केस को 8 साल से ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस केस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट कर चुका है। इस केस को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर चुकी है। और इस सब में सबसे बड़ी बात जो दिखाती है कि ये केंद्र सरकार का आम आदमी पार्टी पे हमला है कि पहले भाजपा और उसके नेता तो झूठे ट्वीट करते थे, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज जहां ईडी ने एक बहुत स्पष्ट तौर पे एक पंचनामा दिया है, एक सीजर डॉक्यूमेंट दिया है, जो कहता है कि सत्येंद्र जैन जी के घर से सिर्फ और सिर्फ 2,79,000 रुपए मिले, जो भी अकाउंटेड फॉर थे और सीज नहीं हुए। तो आज ईडी झूठे ट्वीट क्यों कर रहा है? आज ईडी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल कह रहा है कि सत्येंद्र जैन जी के घर से करोड़ों रुपए मिले, कि सत्येंद्र जैन जी के घर से 133 सोने के सिक्के मिले, जबकि उनके खुद के आधिकारिक कागज कह रहे हैं कि 2,79,000 रुपए मिले हैं। नाविका जी, ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक विध्वंस है। ये सिर्फ और सिर्फ जो आम आदमी पार्टी की पंजाब में जीत है, जो पूरे देश में आज आम आदमी पार्टी सफलता की राह पे बढ़ रही है, उस पर केंद्र सरकार का हमला है। लेकिन जैसे आज तक आम आदमी पार्टी पे सैकड़ों केस हुए हैं और आम आदमी पार्टी के नेता ईमानदार साबित हुए हैं। चलिए, मैं इन बातों का जवाब लेती हूं गौरव भाटिया जी से। और गौरव भाटिया जी, आतिशी जी का कहना है कि ये केस तो बहुत देर से चल रहा है, तो आज ये क्यों कहा जा रहा है कि ये अंकुश जैन और वैभव जैन का कुछ लेना देना है सत्येंद्र जैन से? आतिशी जी शायद इस कोर्ट के दस्तावेज को और इसमें जो पॉइंट नंबर 30 है इसके बारे में कन्विंस नहीं है। जवाब दीजिए आतिशी जी के जो चार्जेस हैं आज बीजेपी पर। मैं इस पे एक मिनट, गौरव के बाद में आपके पास आऊंगा। जी गौरव जी। नाविका जी देखिए, हुआ क्या है ना, ये आम आदमी पार्टी ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है। एक प्रदेश में और दिल्ली में इनकी सरकार, 2 स्वास्थ्य मंत्री, दोनों भ्रष्टाचारी, दोनों जेल की सलाखों के पीछे है। और आज सवाल क्या है, अभी आपकी प्रवक्ता बोली राजनीतिक विध्वंस। राजनीतिक विध्वंस नहीं होता, राजनीतिक विद्वेष होता है। विध्वंस तो आम आदमी पार्टी का होने वाला है। और सवाल जनता क्या पूछ रही है मैं आपको बताता हूं। क्या अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद ये नहीं कहा कि वो कट्टर ईमानदार हैं? कट्टर ईमानदार, ये पता नहीं, कट्टर ईमानदार वो होता है जिसके यहां से 2,85,00,000 नगद पाया जाता है। कट्टर ईमानदार वो होता है जो 133 सोने के सिक्के रखता है। और सवाल ये है कि
इस गिरफ्तारी को आज 8 दिन हो गए बता हैं। दीजिए नाविका जी आप मुझे बताइए। गौरव भाटिया जी, ये बीच में ना पैसे बोले। नाविका जी, सत्येंद्र जैसे ही जैन बीच में बोलेंगी, मैं चुप एसोसिएट्स हो के जाऊंगा। घर से आए प्लीज। हैं, ये सत्येंद्र जैन के घर से नहीं आए हैं, इतना तो आप मानेंगे। अच्छा मैं आपको पढ़ देता हूं, जरा सुन लीजिए। मैं बीच में टोका गया, अच्छी बात नहीं होती है नाविका जी, लेकिन फिर भी ये ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट है और मैं पढ़ देता हूं, जिसमें ये लिखा हुआ है ईडी हैज कंडक्टेड सर्चेज अंडर पीएमएलए एक्ट एट द प्रेमिसेस ऑफ सत्येंद्र कुमार जैन एंड अदर्स। ठीक है, और अगर सत्येंद्र जैन के यहाँ से मिले हैं या उनसे जुड़े हुए लोगों के यहाँ से मिले हैं, यहाँ न्यायालय नहीं लगा है। न्यायालय फैसला कर देगा कि ये कौन सा रुपया है, काली कमाई है, भ्रष्टाचार की है, सत्येंद्र जैन ने दुरुपयोग किया है पद का कि नहीं, यहाँ पे फैसला नहीं हो सकता। लेकिन जो सवाल मैं पूछ रहा हूं वो बड़े सवाल है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता उसका जवाब दे दे। आप ये बताइए, राजनीतिक विद्वेष का अगर ये मामला है और अभी इन्होंने मुंह से बोला कि 7-8 साल से चल रहा है, तो एक दिल्ली हाईकोर्ट का या सर्वोच्च न्यायालय का मुझे जजमेंट दिखाएं जिसमें इस केस को रद्द कर दिया हो, निरस्त कर दिया हो। दूसरी बात, दिल्ली की अदालत ने ही ईडी को 10 दिन की कस्टडी दी ना नाविका जी। 10 दिन की कस्टडी भाजपा ने तो नहीं दी, आपके चैनल ने तो नहीं दी। ईडी को कस्टडी जो दी वो न्यायालय ने दी। कुछ प्रथम दृष्टया केस होगा ना भ्रष्टाचार का। तीसरी बात, अभी तक बेल नहीं हुई है, बेल हुई नहीं है, और अरविंद केजरीवाल जी जिनको कट्टर ईमानदार कह रहे थे, पद्म विभूषण दे रहे थे, उनसे 10 सवाल भारतीय जनता पार्टी ने पूछे, स्मृति ईरानी जी ने पूछे, मैंने भी प्रेस करके पूछे। इन सवालों का जवाब क्या एक और सवाल हो सकता है? नहीं हो सकता है। और अंत करूंगा इस बात से कि जब सिंगला पंजाब में पकड़े गए भ्रष्टाचार करते हुए, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा मुझे तुम पे गर्व है मान, मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं मान। तो एक बात बताइए, सत्येंद्र जैन का भ्रष्टाचार क्या अरविंद केजरीवाल खुद करवा रहे हैं, इसलिए नहीं हटा रहे? ये सवाल पूछे जाएंगे। चलिए ये सवाल आतिशी से जरूर पूछेंगे, लेकिन मेरे हाथ में इस वक्त 2019 का ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, और आतिशी जी मैं इसके बारे में दर्शकों को भी दिखाना चाहती हूं और आपसे सवाल भी पूछना चाहती हूं। ये केस है अंकुश जैन वर्सेस इनकम टैक्स और वैभव जैन वर्सेस इनकम टैक्स, और यहां पॉइंट नंबर जो 30 है, इसमें अगर मैं बता दूं, इसमें लिखा है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि बेनामी दार which inter alia notes that the cash was routed through accommodation entries in the garb of share capital premium in fact belong to Mr. सत्येंद्र जैन। तो ये बात के पहले से सत्येंद्र जैन और वैभव जैन और अंकुश जैन के बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, ये तो कोर्ट ने भी मान लिया है। क्या आप अब भी इसको डिनाई कर सकती हैं? ये मेरा सीधा सवाल। नाविका जी, अगर आपके पास ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, जो मेरे पास भी है, आप इसके फर्स्ट पेज पे देखेंगे, ये अंकुश जैन वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड वैभव जैन वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का केस है। इसमें कहीं पर भी सत्येंद्र जैन जी पार्टी नहीं है। सत्येंद्र जैन जी इस केस में शामिल ही नहीं थे। सत्येंद्र जैन जी ने इस पूरे मैटर में कहीं पर भी अपना पक्ष नहीं रखा, अपने कागजात नहीं रखे, अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं रखे, अपने अकाउंट्स नहीं रखे। तो एक केस जिसमें एक व्यक्ति पार्टी भी नहीं है, जिससे उसका पक्ष पूछा भी नहीं गया, उस ऑर्डर को हम किस प्रकार से मान सकते हैं कि उस कोर्ट के सामने सारे कागजात प्रस्तुत थे? आज ईडी ये केस 8 साल से इन्वेस्टिगेट कर रही है। 2018 में सत्येंद्र जैन जी को इस केस में 8 बार समन किया गया, उनके सारे कागजात बुलाए गए, उनके अकाउंट्स दिए गए, लेकिन उसके बाद केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। सीबीआई केस इन्वेस्टिगेट करती है, क्लोज हो जाता है। इनकम टैक्स केस इन्वेस्टिगेट करता है, क्लोज हो जाता है। आज जिस पीरियड का केस कर रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, उस दौरान तो इन कंपनियों में शामिल भी नहीं थे सत्येंद्र जैन जी। सत्येंद्र जैन जी 2013 में इन सब कंपनियों से इस्तीफा दे चुके थे। बार बार
ये फिर कैसे सत्येंद्र पे आरोप लगाया जा सकता है उन कंपनियों को लेके जिसकी वो मालिक भी नहीं है, जिसके वो डायरेक्टर भी नहीं है? जो लोग मालिक हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है उन पर जरूर एक्शन लीजिए, लेकिन सत्येंद्र जैन जी इसमें लायबल नहीं है। आज भी जैसे हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मैं भी आज यहाँ पे कह रही हूँ, सत्येंद्र जैन जी कट्टर ईमानदार हैं। अगर सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ मैं एक मिनट मैटर ऑफ फैक्ट पर आपसे पूछना चाहती हूँ। एक फैक्ट क्लैरिफाई कर दीजिए। आपने कहा सीबीआई का केस क्लोज हो चुका है और इनकम टैक्स का क्लोज हो चुका है। ऐसे कोई दस्तावेज आम आदमी पार्टी के पास है कि ये फैक्ट्स क्लोज हो चुके हैं? क्योंकि मैंने रिसर्च में देखा तो सीबीआई ने इस मामले में एक चार्जशीट दाखिल की हुई है और चार्जशीट किसी क्लोज्ड केस पर तो दाखिल होती नहीं। तो मैं क्लैरिफिकेशन चाहूंगी, सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करी है, ये आप इसकी पुष्टि कर सकती हैं या नहीं? सीबीआई और आईटी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, तीनों एजेंसीज पिछले 8 साल से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। तीनों एजेंसीज ने 8 साल में सत्येंद्र जैन जी के घर पे रेड किए, सत्येंद्र जैन जी के सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवाए, सत्येंद्र जैन जी के सारे अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट्स निकलवाए। आज फिर से ईडी ने रेड करी है, लेकिन पिछले 8 साल में जब से ये तीनों एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, इन्हें मिला क्या है नाविका जी? वो तो बताएं ना। ये सही बात है। ये मैं गौरव भाटिया से पूछूंगी, पर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल सीधा सवाल था कि आपने कहा सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया, केस क्लोज हुआ है कि नहीं? क्योंकि मेरे हिसाब से 2017 में चार्जशीट फाइल हुई थी, ऐसा न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स में आ रहा है। इसकी आप पुष्टि कर दें, बाकी सवालों के जवाब मैं गौरव भाटिया से लेती। नाविका जी, इनमें से किसी एजेंसी को भी कुछ नहीं मिला है, वरना आप बताइए कहां है, उन पर कहां है सत्येंद्र जैन जी का कन्विक्शन? जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। किया क्या? जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। कन्विक्शन किया क्या? ईडीबी के कोर्ट में ईडीबी कोर्ट में कहती है सत्येंद्र जैन पे कोई एफआईआर नहीं है, सत्येंद्र जैन अक्यूज्ड नहीं है, हमने तो सिर्फ उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। चलिए मैं बताऊं। जी जवाब दीजिए सारे सवाल जो आतिशी जी ने उठाए। सारे सवालों का जवाब और तथ्यों से देंगे, इधर उधर नहीं। पहली बात तो आम आदमी पार्टी के पास या अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई ऐसा क्षेत्र अधिकार नहीं है नाविका जी कि वो क्लीन चिट दे सकें, ये तो न्यायालय का ही काम है। लेकिन मैं आपको आज जानकारी के तौर पे जो प्रेस रिलीज आप ईडी की कह रही हैं वो देखिए। ये जो केस था सीबीआई द्वारा रजिस्टर हुआ, ये 24 अगस्त 2017 को हुआ और सत्येंद्र जैन के खिलाफ, पूनम जैन के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई। ये है 3 दिसंबर। शांत करा लीजिए प्लीज। प्रेस रिलीज को हम एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मानेंगे। गलत है, बौखला गए मैडम, बौखला गई हैं। आप चुप कराइए, पहले चुप कराइए। आप पंचनामे पे जवाब दीजिए ना गौरव जी। ओके, आप पंचनामे पे जवाब दीजिए। आतिशी जी, मैंने आपको पूरा समय दिया, मैंने आपको पूरा समय दिया। अब मैं गौरव भाटिया जी को 60 सेकंड का समय देती हूं, सारे तथ्यों के जवाब देंगे। गौरव भाटिया जी। हाँ देखिए नाविका जी, जनता को ये जानना होगा कि ये हवाला से हवालात तक का सफर है सत्येंद्र जैन का, और इनका संरक्षण कौन कर रहा है? अरविंद केजरीवाल जी। ये भी तथ्य जानना होगा कि 2017 में सीबीआई ने केस दर्ज किया, और ये भी जानना होगा, ये अटल सत्य है कि 2018 में जो चार्जशीट फाइल हुई ये सत्येंद्र जैन के खिलाफ हुई, पूनम जैन के खिलाफ हुई, और सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन। अब एक बात ये बताइए, अंकुश जैन और वैभव जैन का क्या कोई संबंध नहीं है सत्येंद्र जैन से? सत्येंद्र जैन एक पद पे है, पद का दुरुपयोग करते हैं, अपने परिवारजनों को लाभ देते हैं, और इसीलिए ईडी एक शेड्यूल ऑफेंस होता है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, उसकी विवेचना करती है। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भ्रष्टाचार करवाता कौन है? सत्येंद्र जैन। संरक्षण किसका? अरविंद केजरीवाल जी का।
लाभ किसको होता है? सतेंद्र जैन के परिवारजनों का। कोर्ट उनको रिलीफ नहीं देती है, जेल में वो है, ईडी की रिमांड होती है। ये सारे तथ्य में एक तथ्य गलत नहीं है। और मैं एक ही बात कहूंगा, ये बार बार कह रही थी दिल्ली हाईकोर्ट में सतेंद्र जैन नहीं थे, वो पार्टी नहीं थे। पार्टी नहीं होने से ये फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में सतेंद्र जैन का नाम है और उन्हीं के परिजन, उनके बेटे जो है दिल्ली हाईकोर्ट गए थे और उनको रिलीफ नहीं मिला था आईटी के केस में। ये सारे तथ्य हैं, इनको नकारा नहीं जा सकता है। मैं एक और तथ्य रखना चाहती हूँ आतिशी जी आपके सामने, और ये तथ्य है, ये जो फैक्ट्स हैं ये आते हैं दो ऐसी एंटिटीज। एक सेकंड नाविका जी, एक सेकंड नाविका जी जी, नाविका जी, गौरव जी नहीं, गौरव जी पहले प्रूव करें कि अंकुश जैन और वैभव जैन सतेंद्र जैन जी के परिवार वाले हैं। झूठ बोल रहे हैं वो टेलीविजन पर। वैभव जैन, अंकुश जैन सतेंद्र जैन जी के परिवार वाले नहीं हैं। अच्छा, पूनम जैन, आप कभी कहते हैं करीबी एसोसिएट्स हैं, कभी कहते हैं, पर ये तो सही है, बताइए, पर ये तो सही है, ये तो सही है आतिशी जी। पूनम जैन कौन है? आतिशी जी, सीबीआई का ऐसा कहना है और सीबीआई के केस में ऐसा कहना है कि अंकुश जैन और वैभव जैन, जिन कंपनियों से सतेंद्र जैन निकले थे जब वो सरकार में शामिल हुए, उनकी जगह पर अंकुश जैन और वैभव जैन डायरेक्टर बनकर उन्हीं कंपनियों में आ गए। ये तो तय है। अब वो रिश्तेदारी है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने सतेंद्र जैन जी को डायरेक्टर की तरह रिप्लेस किया था या नहीं? जी नाविका जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सतेंद्र जैन जी चुनाव लड़ने से पहले, जब वो दिसंबर 2013 में पहली बार चुनाव लड़े, उससे पहले वो इन कंपनियों से रिजाइन कर चुके थे। नंबर 1। नंबर 2, एक बार ही एक व्यक्ति एक कंपनी से रिजाइन कर दे, उनको कौन रिप्लेस कर रहा है उसके लिए वो कैसे लायबल होंगे? आप इस चैनल में काम करती हैं, मान लीजिए आप कल को ये चैनल छोड़ दें, आपको कोई एस प्राइम टाइम एंकर रिप्लेस करे तो आप थोड़ी जिम्मेदार होंगी। हम ये थोड़ी कहेंगे कि जी, मान लीजिए कि गौरव भाटिया बन जाते हैं, तो हम ये थोड़ी कहेंगे जी गौरव भाटिया ने नाविका को रिप्लेस किया तो जरूर गौरव भाटिया और नाविका का कोई ना कोई संबंध तो होगा। ये तो क्लियर है, क्योंकि गौरव भाटिया ने, नाविका ने जब छोड़ा टाइम्स नाउ तो उन्होंने उनको रिप्लेस किया एज प्राइम टाइम एंकर। ऐसा थोड़ी होता है। गौरव भाटिया जी, ये तर्क, इस तर्क का तो जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप मेरे उतने ही रिश्तेदार हैं जितनी आतिशी जी हैं। अब इस तर्क का जवाब दे दीजिए। नहीं, नाविका जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आतिशी जी हो सकता है ज्यादा रिश्तेदार हों, क्योंकि वो एक महिला है, आप भी महिला है, मैं भी रिश्तेदार हूं। लेकिन मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था, क्या पूनम जैन धर्मपत्नी नहीं है सतेंद्र जैन की? मना कर दे, कह दे धर्मपत्नी नहीं है। दूसरी बात, जब ईडी जांच कर रही है, सीबीआई चार्जशीट लगा चुकी है, तो दोष कौन सिद्ध करेगा? दोष तो सिद्ध कर, कौन सी कंपनी में पूनम जैन डायरेक्टर है? शांत करा लीजिए। पूनम जैन कौन सी कंपनी में डायरेक्टर है? गौरव जी, बिल्कुल गुस्सा नहीं होना। नाविका जी शांत कराइए, बौखलाई हुई है नहीं, आपसे उन्होंने सवाल पूछा, आपने पूनम जैन जी का नाम लिया, उनसे आपसे सवाल वो पूछ रही हैं कि वो कौन सी कंपनीज में डायरेक्टर है। आप सवाल का जवाब दे दें गौरव जी। चलिए, मैं दे देता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात ये तो मान ले कि पूनम जैन धर्मपत्नी है और चार्जशीटेड है सतेंद्र जैन के साथ सीबीआई द्वारा जो चार्जशीट फाइल हुई 3/12/2018। दूसरी बात, नाविका जी आप मुझे बताइए, शांत कराइए। नहीं, ये तरीका गलत है। पूनम जैन जी और सतेंद्र जैन जी के घर से 2,79,000 रुपए शांत कराइए इनको। आतिशी जी, आपने 2 सवाल उठाए, वो जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं आपको समय दूंगी। जी गौरव भाटिया जी। हाँ, देखिए नाविका जी, ऐसा है, थोड़ा सा विधिक में जानकारी दे दूं। जो चार्जशीट फाइल हुई थी वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में हुई थी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अगर आपने पद का दुरुपयोग किया है, और उसमें कुछ लोग हो सकता है कंपनी के डायरेक्टर हों, कुछ लोग साथ में रुपया जो है आ रहा हो उसको ठिकाने लगा रहे हों, और पद का दुरुपयोग मंत्री जी कर रहे हों, ये यहाँ चैनल पे डिस्कस नहीं होगा नाविका जी। ये तो न्यायालय में होगा कि किसका क्या रोल था और सजा किसको होगी। और ईडी क्या कर रही है? ईडी जो है जांच कर रही है, जो हवाला कंपनी है, जो रुपया आया है उसका।
अब मैं केवल ये कहना चाहता हूं, आप न्यायालय जाके ये केस खत्म क्यों नहीं करा लेते? आप तो नहीं करवा पाए। 10 दिन की ईडी रिमांड हुई, मानिए भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी है। और अरविंद केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए, जिन्होंने पंजाब के अपने स्वास्थ्य मंत्री को हटाया, उनमें इतना दमखम नहीं है कि सतेंद्र जैन को हटा दे। लगता है अरविंद केजरीवाल जी वो तोता है जिसकी गर्दन सतेंद्र जैन के हाथ में है। आतिशी जी जवाब दीजिए। और ये सवाल लाजमी है और आज पब्लिक भी पूछ रही है कि ये इल्जाम है, ईडी के इल्जाम है, सीबीआई के इल्जाम है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, तो इसकी तफ्तीश और इसका जो डिसीजन है ये तो कोर्ट से आएगा ना, क्योंकि अभी तो अरेस्टेड है सतेंद्र जैन जी। तो ये क्लीन चिट कैसे दे रही है आम आदमी पार्टी? आज पब्लिक का सवाल ये है। देखिए नाविका जी, गौरव जी कहते हैं ये चैनल पे डिस्कस नहीं होगा, चैनल पे सिर्फ झूठे आरोप लगाए जाएंगे। चैनल पे वैभव जैन और अंकुश जैन को जबरदस्ती सतेंद्र जैन जी का रिश्तेदार बताया जाएगा। चैनल पे कहा जाएगा कि सतेंद्र जैन जी के घर से करोड़ों रुपए और सोना मिला, लेकिन चैनल पे सच्चाई नहीं बताई जाएगी इनके द्वारा। तब कहेंगे जी वो तो कोर्ट फैसला करेगी। चैनल पे ये नहीं बताया जाएगा कि सतेंद्र जैन जी ने 2013 में कंपनियों से रिजाइन कर दिया। चैनल पे ये नहीं बताया जाएगा कि सतेंद्र जैन जी के घर से सिर्फ 2,79,000 रुपए मिले। चैनल पे ये नहीं बताया जाएगा। तो चैनल पे तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार और उनके झूठे आरोप बताए जाएंगे जो सतेंद्र जैन जी पे लगाए जा रहे हैं। नाविका जी, ये कोई पहला केस नहीं है जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ हुआ है, सैकड़ों ऐसे केस हैं। हमारे 52 विधायकों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एजेंसियों से केस किए हुए हैं। दिल्ली पुलिस, एंटी करप्शन ब्यूरो, सीबीआई, आईटी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिससे रेड नहीं करवाई। सीएम के घर पर, सीएम के ऑफिस में सीबीआई ने रेड करी, मनीष सिसोदिया जी के घर पर सीबीआई ने रेड करी, कैलाश गहलोत जी के घर पर आईटी ने रेड करी, गुलाब सिंह हमारे एमएलए को गुजरात से दिल्ली पुलिस अरेस्ट करके लेके आई, दिनेश मोहनिया जी को एक भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिल्ली पुलिस उठा के ले गई। लेकिन आज तक एक भी ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं हो पाया है। 400 फाइलें केंद्र सरकार 6 महीने। गौरव भाटिया जी, ये इस इल्जाम का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। कन्विक्शन रेट क्या है? आपने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा, अरविंद केजरीवाल, सतेंद्र जैन, तमाम नेताओं पर आपने कई रेड्स कराए हैं और कई केसेस आपने चला दिए, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो। कन्विक्शन रेट क्या है? नाविका जी, ये हो सकता है कि विधिक जानकारी ना हो इसलिए आप ये प्रश्न पूछ रही हैं। जो सरकार है, जांच एजेंसियां हैं, इनका काम होता है चार्जशीट फाइल करना, अरेस्ट करना। अगर प्रथम दृष्टया केस हो, उसमें दोष सिद्ध हो के सजा हो जाए, ये न्यायालय तय करता है। और हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, हम सब जानते हैं बैकलॉग कितना है। लेकिन क्योंकि आपने सवाल उठाया तो मैं आपको जानकारी के तौर पे ये बता दूं, पी चिदम्बरम के केस में चार्जशीट फाइल हो गई, कार्ति चिदम्बरम के केस में चार्जशीट फाइल हो गई, हुडा के केस में चार्जशीट फाइल हो गई, सतेंद्र जैन के केस में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी। और इन्होंने अभी मुंह से बोला कि कई केस है, तमाम 56 बता दिए। मैं ये कह रहा हूं, चुनौती है ना मुझे, मैं आपको दे रहा हूं, आप बताइए कौन सा केस ऐसा है जिसमें न्यायालय ने फटकार लगा के जांच एजेंसी को कहा हो तुमने गलत किया, राजनीतिक विद्वेष से तुमने ये कार्य किया है और हम ये मामला निरस्त कर रही है। आपको बताना चाहिए, नहीं बताएंगी। और एक बात मैं और बता दूं, 2010 से 2015 तक बता दीजिएगा, अब की बारी आएगी, चिल्लाइए मत, सभ्यता से बहस करेंगे। चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अगर इतनी सही थी मैडम तो अरविंद केजरीवाल को चाहिए था अच्छा वकील देते सतेंद्र जैन को, उनकी बेल हो जाती, अभी बाहर होते, आपकी जगह वही बैठे होते, मैं उनसे चर्चा कर रहा होता। लेकिन बेल नहीं हुई, ईडी को कस्टडी मिली। और अब मैं एक बात और नाविका जी बता दूं, अभी आम आदमी पार्टी का ही एक नेता था, कॉरपोरेटर का टिकट मांग रहा था, उसने इल्जाम लगाया
कि सतेंद्र जैन कह रहे हैं 2 करोड़ रुपया दो, टिकट ले लो। अच्छा, तुमने मेरे इलेक्शन में काम किया इसलिए मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूं, केवल 1.5 करोड़ रुपए देना। इन इल्जामों की कोई पुष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि मीडिया में आया था, सतेंद्र जैन यहाँ है नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूं, कॉर्पोरेटर यहाँ है नहीं। मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहती, और मैं आखिरी सवाल आतिशी जी से पूछूंगी। आतिशी जी, सवाल यह है, आपने कहा अंकुश जैन, वैभव जैन, 8 ऐसी कंपनियों की लिस्ट दी है सीबीआई ने भी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी, जहां सतेंद्र जैन जी के परिवार वाले और ये दोनों इंडिविजुअल्स वहां 7 डायरेक्टर्स हैं। और आज जहां से पैसा या सोना बरामद हुआ जो ज्वेलर्स के पास से, वहां भी अंकुश जैन और वैभव जैन उस प्रकाश ज्वेलर्स में भी डायरेक्टर्स हैं। क्या ये एक महज इत्तेफाक है कि वो डायरेक्टर्स सतेंद्र जैन के परिवार के साथ होते हैं और जहां से सोना मिलता है, जहां से पैसा मिलता है, वो उस कंपनी के भी डायरेक्टर्स हैं? क्या ये एक इत्तेफाक है, संयोग है? नाविका जी, अगर वैभव जैन ने, अंकुश जैन ने या किसी भी XYZ व्यक्ति के पास अनअकाउंटेड फॉर पैसे हैं, अनअकाउंटेड फॉर गोल्ड है, तो चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, जो भी कंसर्न्ड एजेंसी है उन पे केस करे, उनको जेल में डाले, उनको सख्त से सख्त सजा दे। लेकिन अगर सतेंद्र जैन जी पर केस कर रहे हैं तो दिखाएं तो सही कि कहां से आया पैसा सतेंद्र जैन जी से, इन लोगों के पास क्या लिंक है। आज ना आईटी के इनकम टैक्स के पास, ना सीबीआई के पास, ना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एक भी पीस प्रमाण का नहीं है। दूसरी बात, एक ही आधिकारिक कागज है आज हमारे पास जो ये कह रहा है कि सतेंद्र जैन जी के घर से सिर्फ और सिर्फ 2,79,000 रुपए मिले हैं, जो भी सीज नहीं हुए। इसका मतलब है ईडी ने भी मान लिया कि जितना पैसा सतेंद्र जैन जी के परिवार के पास था वो अनअकाउंटेड फॉर नहीं था, वो जायज था। वरना आज इस बहस को हम यहाँ सुलझा नहीं पाएंगे, लेकिन बड़ी चुनौती होगी सारी एजेंसियों के तरफ भी कि वो क्या कोर्ट में अपने सारे आरोप प्रूव कर सकते हैं, और दूसरी तरफ कोर्ट क्या कहती है। क्या आम आदमी पार्टी की क्लीन चिट सतेंद्र जैन के लिए काफी है, या कोर्ट फैसला करेगा इस बात पे? आज ये सवाल जाता है कोर्ट के पास। कोर्ट में 9 तारीख तक कस्टडी खत्म होगी सतेंद्र जैन की। ईडी क्या करता है, क्या वो बेल अपोज करता है, अदालत क्या कहती है, इस बात का पता 9 जून को पता चलेगा। आज इस सवाल पब्लिक का डिबेट पर आतिशी जी आपका और गौरव भाटिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गौरव जी आप रुके रहिएगा, क्योंकि एक और डिबेट है, और आज की दूसरी डिबेट जो हम देखने जा रहे हैं, 10 जून को होने वाले राज्यसभा के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस चुनाव में सियासी शतरंज की हर एक बिसात बिछाई जा रही है। राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक अपने अपने एमएलए बचाने की कोशिश शुरू हो गई है। इस राज्यसभा चुनावों से बीजेपी 100 के आंकड़े को पार करना चाहती है, यानी कि सेंचुरी हिट करना चाहती है राज्यसभा में। यह चुनाव राज्यसभा में बीजेपी का सेंचुरी प्लान है, तो विपक्ष का यह खेल खराब करने का गेम है, और इसका जो भी नतीजा होगा उसका असर जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर पड़ सकता है। तो सवाल पब्लिक का आज यह है कि राज्यसभा चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव का ये सेमीफाइनल है, और आज इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, गजेंद्र सांखला नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, किशोर तिवारी नेता हैं शिवसेना के, और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी प्रवक्ता हैं एनसीपी के। मेरा पहला सवाल जाता है गजेंद्र सांखला जी आपके पास। राजस्थान का तो हाल ये है कि
हर बार अगर सचिन पायलट छोड़ के जाना चाहते हैं गहलोत सरकार को, तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। राज्यसभा के चुनाव आते हैं तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। और आज जो सीन देखने को मिल रहे हैं, अशोक गहलोत जी बैठे हैं वहां, और वहां पर तरह तरह के मनोरंजन के कार्यक्रम भी हो रहे हैं राजस्थान के होटलों में। वहां पर कोई जादू दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है। ये किस तरह की पॉलिटिक्स है, मैं पूछना चाहती हूं। ये खाना पीना रहना रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो चल रही है राजस्थान में, कब तक चलेगी और इससे आप बचा पाएंगे अपने राज्यसभा की सीटों को? बिल्कुल नाविका जी, इस तरह से देश के अंदर हालात है। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी सरकार देश में आई और सरकारों को गिराने का षड्यंत्र पैसे के बल पर देश में किया जा रहा है, इसे बताने के लिए इस तरह की पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस एकजुट है। 126 विधायक हमारे एक जगह पर मौजूद है और हमें 124 वोट चाहिए 3 हमारे सांसदों को जिताने के लिए, और 3 सांसद जिताने के लिए हम सक्षम हैं। भारतीय जनता पार्टी भी आज रिसोर्ट के अंदर बैठी है, जयपुर के, वो भी जयपुर के रिसोर्ट में बैठी है, और कांग्रेस एकजुट होकर के उदयपुर के रिसोर्ट में बैठी है। क्यों? कि देश के हालात, देश की परिस्थितियां ऐसी है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र, पैसे के बल पर केंद्र की सरकार ईडी, इनकम टैक्स और इन डिपार्टमेंटों का तेजा इस्तेमाल करके और लोगों को प्रताड़ित करने का काम करती है। इसलिए हमारे तमाम एमएलए को सुरक्षित रखना और हमारे राज्यसभा के जो प्रत्याशी है उनको जिताना हमारी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभा रहे हैं। और 10 तारीख को इसका रिजल्ट आम आवाम के सामने आ जाएगा कि कांग्रेस एकजुट होकर के अपने साथियों के साथ मजबूत है, और मजबूत रह करके और कांग्रेस अपने तीनों सांसदों को राजस्थान से जिता कर। मैं किशोर तिवारी जी आपसे भी पूछना चाहती हूं। हर तरफ वही है, जितनी आपने आपके पास वोट है उससे ज्यादा कैंडिडेट आपने उतार दिए हैं। महाविकास आघाड़ी ने भी ज्यादा कैंडिडेट उतारे हैं, और अब टेंशन हो रही है कोई भाग ना जाए, क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। ये बड़ा टेंशन का खेल हो गया है, ये पूरा पॉलिटिक्स का खेल जो है। राज्यसभा के चुनाव हो, पहले तो सुना जाता था सरकार बनाने के लिए या एमएलए तोड़ने के लिए, जब सरकार बनती है तब लोग रिजॉर्ट्स में जाते थे। आजकल तो राज्यसभा चुनाव में भी रिजॉर्ट में जाने लग गए, पिकनिक शुरू हो चुकी है। किशोर तिवारी जी, ऐसे चलेगी देश की राजनीति? बिल्कुल नहीं लेकिन एमएलए के भाव बढ़ गए, ये तो अच्छा हुआ। लेकिन महाराष्ट्र का मैं इतिहास बताता हूँ। बीजेपी ने ये परिस्थितियां लाई है। बीजेपी हमारे यहाँ पिछले 30 साल से चुनाव नहीं होते थे राज्यसभा के, और अपोजिशन और सरकार के पक्ष मिलकर जिनकी जितनी कैपेसिटी है चुन लिए जाते थे। अभी हमें हमारा जो गठबंधन है उसको 7 एमएलए की जरूरत थी, लेकिन बीजेपी ने उम्मीदवार डाल दिया। अब हम तो उनके पास गए, उनको कहा कि आप ये परंपरा को मत तोड़िए, इससे घोड़ा बाजारी होगी, हॉर्स ट्रेडिंग बहुत होगा, तो हम आपको एमएलसी के वक्त हमारे एक्स्ट्रा वोट दे देंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि हमको राज्यसभा हम पहले दो, हम एमएलसी के वक्त हम आपको हमारे एक्स्ट्रा वोट देंगे। तो किशोर तिवारी जी, आप पर भरोसा बीजेपी करेगी तो कैसे करेगी? जो हुआ था राज्य के चुनाव के समय, वो उसके बाद तो कोई विश्वास करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आप ये ऑफर लेकर चले गए थे, ये ऑफर दरिया दिली का था, क्योंकि वो कहावत है ना एक, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। गौरव भाटिया, यही बताया आपने शिवसेना वालों को? नहीं, गौरव भाटिया अप टू डेट नहीं है उनके पास इंफॉर्मेशन। मैं बोल रहा हूँ हमारे बराबर 2 एमपी बन जाएंगे राज्यसभा। मेरा भी पता है पहले से। पीछे से सांठगांठ है क्या? अब मैं बोल लूं? जी गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए। जमने वाला नहीं है। सुनिए, हाँ धन्यवाद। देखिए,
शव सेना के लिए आजकल ये कहा जाता है देखिए, कि ऐसा ऐसी कोई अभद्र सगा भाषा नहीं के वजह जिसे से इन्होंने कोई ठगा शिवसेना दिया। शिवसेना आप ऐसे शिवसेना। मत कहिए देखो, गौरव शिवसेना भाटिया जी। बोलना, गौरव भाटिया जी, हाँ, sorry। हम सब शिवसेना। एक ही देश के हैं। सोनिया राजनीतिक सेना, दल, सोनिया सेना। दोस्ती, दुश्मनी सब सोनिया चलती सेना। है। भारत सरकार को माफी मांगी पड़नी थी। जी जी अच्छा। जी गौरव भाटिया जी, गलत बात है। शायद चलिए, सुनिए। गलती से निकल गया होगा हाँ, सुनिए। किशोर जी। हाँ देखिए, नहीं सोनिया सेना, सॉरी मैं देखो, ये तिवारी जी से देखो, कहता हूँ। चलिए, ये सोनिया ठीक है। सेना। मैं ये ठीक बोल है। गया सोनिया सेना। ये ना, पॉलिटिकल नाविका बयान है, ये सोनिया सेना पॉलिटिकल तो मान बयान है, और लीजिए, बुरा मत मानिए। पॉलिटिक्स तो हो ही रही है। तो गौरव भाटिया जी बोले। गौरव भाटिया जी, मुझे विशेषण लगाने से देखिए, अच्छा आप अब हॉर्स ट्रेडिंग बंद कर दो। आप सुनिए। हॉर्स ट्रेडिंग बंद कर दो। तिवारी जी, आप उनको बोलने दीजिए। 60 सेकंड का समय देती हूँ गौरव भाटिया जी को, और गौरव भाटिया जी के 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। धन्यवाद। बाकी सबका माइक डाउन। देखिए, ऐसा है नाविका जी, थोड़ी गणित मैं भी इनको बता दूं कि आपको 42 वोट चाहिए जीतने के लिए। इनके पास वोटों की संख्या है करीब करीब 150 और 168, 4 सीटें बता रहे थे, 168 वोट चाहिए। तो हॉर्स ट्रेडिंग तो तभी शुरू हो गई जब इनको 18 वोट ज्यादा चाहिए जो इनके पास है नहीं, तो ये हॉर्स ट्रेडिंग ही करेंगे ना। ये बात अलग है, इनके अस्तबल में कोई घोड़ा है नहीं, क्या है सब जानते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसके खुद के प्रवक्ता कह रहे मेरी तपस्या में क्या कोई कमी रह गई। राजस्थान में आपने उन नाबों को टिकट दिया जो वहां से नहीं है, बाकी प्रदेशों में भी यही किया, बाहरी लोगों को दिया। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवार, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाले उम्मीदवार, पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार उतारे। और मैं एक बात कह के अंत करूंगा नाविका जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को याद दिला दूं, 6 बसपा के विधायक थे। इन विधायक को तोड़ के कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी में लाई, और उसके बाद उन विधायकों ने अब कह दिया कि नहीं, हम नहीं सुनेंगे कांग्रेस पार्टी की, और बसपा ने व्हिप कर दी है कि आप हमारे कहने पे वोट करिए। तो हॉर्स ट्रेडिंग कौन कर रहा है आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, हॉर्स ट्रेडिंग कॉल कर रहा है। और ब्रिजमोहन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, श्रीवास्तव जी, वहां पर तो कांग्रेस में सिर्फ राजस्थान में प्रॉब्लम नहीं है, कांग्रेस की वजह से आपकी अगाड़ी में भी थोड़ी बहुत मैंने सुना है पटाखे चल रहे हैं, इसीलिए सबको होटल में ले जाया गया है। आज सारे नेता, शरद पवार जी, उद्धव जी, आदित्य जी, सब जाकर मिलेंगे, और वो है इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर जो घमासान मचा हुआ है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इसलिए ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रही है क्योंकि अपने ही घर में शांति नहीं है? नाविका जी, बिल्कुल बात ऐसी नहीं है। एमबीए के तीनों घटकों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और तीनों लोग एक साथ काम कर रहे हैं। ये परेशानी इसलिए नहीं आई है कि सारे लोगों को एकत्रित करके कहीं ले जाना पड़ा। ये मजबूरी इसलिए आई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है, क्योंकि उनके पास इतनी संख्या है ही नहीं। उनके जैसे कि गौरव भाई बोल रहे थे, मैं बता दूं कि वहाँ पे एमबीए के पास टोटल 171 विधायक हैं, 171 एमएलए हैं। 171 एमएलए पहले दिन से हमारी सरकार के साथ 171 विधायकों का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के अंतर्गत काम चल रहा है पिछले 2.5 साल से। आप कैसे कहती है कि नहीं है? गौरव भाई को नहीं मालूम है ये बात। अब 171 में हमारे पास अभी आज की तारीख में हमारे पास 3 वोट सरप्लस है हमारे उम्मीदवार को, सारे उम्मीदवारों को जीतने के बाद भी। और यही बात समझाने हमारा एक दल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास गया था, लेकिन उनको ये पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से उन्होंने दूसरे राज्यों में खरीद फरोख्त करके विधायकों को खरीदा और अपने मन की काम कराई, जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में जीते हुए कांग्रेस के विधायकों को ले जाके उन्होंने इस्तीफा दिलवा के सरकार बनवा दी। लेकिन ये काम महाराष्ट्र में नहीं हो पाएगा। महाराष्ट्र के सारे विधायकों ने यह तय कर लिया है कि हम महाराष्ट्र के ऊपर इस प्रकार का कोई आरोप नहीं लगने देंगे कि वहां पर खरीद फरोख्त की जा सकती है। लेकिन मैं सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में मुंह की खानी पड़ेगी वहां पर जो हमारे उम्मीदवार हैं। भोपाल से पब्लिक का सवाल आ रहा है, भोपाल से शिशिर घाटपांडे का सवाल है, और मैं सांखला जी आपसे पूछना चाहूंगी। सवाल यह है कि राजनीतिक पार्टियां किसके खर्च पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के जरिए मौज मस्ती कर रही हैं? हिसाब दें।
जनता अगर आपको चुनकर भेजती है तो हिसाब मांगने का हक भी रखती है। कहां से आ रहे हैं ये पैसे? पूछिए तो सही। पूछे, मैं पूछूंगी गौरव भाटिया जी से भी, पर पहले गजेंद्र सांकला। बिल्कुल नाविका जी, पार्टी का अपना फंड होता है और पार्टी के फंड से ये कार्यक्रम किए जाते हैं। अभी राष्ट्रीय सम्मेलन उदयपुर के अंदर हुआ है हमारा, उस राष्ट्रीय सम्मेलन में भी हमारा खर्च हुआ पैसा। राजनीतिक हमारा नेशनल दल है और राष्ट्रीय दल का हमारा अकाउंट है और उसके अंदर पूरे देश से हमारे पास फंडिंग होती है और उससे ये कार्यक्रम सारा हुआ है। और अब भी ये है, पार्टी के खर्चे पर ये हो रहा है। पार्टी के खर्चे पर होता है तो ऐसी जगह पर क्यों होता है जहां आपकी सरकार है? ऑपोजिशन स्टेट में जाकर क्यों नहीं करते? गौरव भाटिया, अगर पार्टी के खर्चे पे सब कुछ होती है, जितनी बैठकें होती हैं, इसमें पब्लिक का पैसा यूज नहीं होता, ऐसा गजेंद्र सांकला जी का कहना है, क्या ये सही है? नहीं, इनके पास तो नाविका जी देखिए, जनता बड़ी समझदार है। ये क्या है? ये महावसूली आघाड़ी है। आप याद करिए किस तरह से पुलिस को इन लोगों ने एक टारगेट दिया था कर्नाटक कि एक महीने का 40 करोड़ वसूल गए थे। और आरोप ये है कि एक विधायक को 20-20 करोड़ दिए थे बीजेपी ने। नाविका जी, ऐसे चर्चा हो सकती है क्या? आप बताइए। नहीं, अभी लोगों को कैसे आदर दिया जाए, आप बताइए। गौरव भाटिया जी सवाल पूछ ले, फिर बृजमोहन जी आप जवाब दीजिएगा। गौरव भाटिया जी 30 सेकंड में सवाल पूछिए, मैं बृजमोहन जी से जवाब लूंगी। तो मेरे प्रश्न का तो जवाब देना, कर्नाटक लेकर क्यों गए थे विधायक? देखिए, मुझे तो एक वक्तव्य देना है जी। शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। पहली बात देखिए, इन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं, ये बात इन्होंने कही। तो महाराष्ट्र में तो सरकार इनकी है, पुलिस इनकी है, सब कुछ आपका है, तो आप अरेस्ट करिए ऐसे किसी भी व्यक्ति को। अगर हॉर्स ट्रेडिंग आपकी नाक के नीचे हो रही है तो ये तो आपकी विफलता दिखाता है। दूसरी बात, महावसूली अघाड़ी, पुलिस कमिश्नर को बता रहे थे कि 40 करोड़ की वसूली करके देनी है क्योंकि ऊपर जाना है, तो इसलिए रुपए की कोई कमी नहीं है। जनता की गाड़ी कमाई को वसूल के दुरुपयोग करेंगे। और तीसरी बात बोलना पड़ेगा नाविका जी, पिछली बार जब ये लोग गेस्ट हाउस गए थे रिजॉर्ट में, तो सचिन पायलट तब उप मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया था। तब जाके किसी तरह से रुपए दे के इन्होंने सरकार बचाई। तो कौन करता है हॉर्स ट्रेडिंग? हॉर्स ट्रेडिंग वो करता है जो खुद हॉर्स नहीं है। नाविका जी, चलिए बृजमोहन जी जवाब देंगे। बृजमोहन जी नाविका जी मुझे भी बोलने दें। देखिए नाविका जी, मैं गौरव भाटिया साहब को याद दिला दूं कि मध्य प्रदेश में एक चुनी हुई सरकार जो कांग्रेस की थी, कमलनाथ जी, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उसको तोड़ने के लिए ये विधायकों को लेकर कर्नाटक गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि कर्नाटक में उस समय भाजपा की सरकार थी, वहां विधायकों को रखा और आरोप ये लगा था, पब्लिकली आरोप लगा था कि एक एक विधायक को खरीदने के लिए 20-20 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। तो ये सारा काम चूंकि भारतीय जनता पार्टी करती रही है, इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, गोवा में किया, मिजोरम में किया, मेघालय में किया, तो पूरा इनका रिकॉर्ड है। लेकिन महाराष्ट्र में हम ये नहीं होने देंगे। मैंने यही कहा कि इनकी ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम किशोर तिवारी जी महाराष्ट्र में आप होने नहीं देंगे। जिस राज्य में आज कई ऐसे मंत्री हैं जो अब जेल में हैं और उन पर काफी दस्तावेज सीबीआई ने और एजेंसियों ने लोगों के सामने रखे हैं, तो लोग तो ये पूछेंगे, टारगेट सेटिंग तो वहां भी होती है, एमएलएस के लिए नहीं होती, अफसरों के लिए भी होती है। तो किशोर तिवारी जी, पत्थर तो दूसरों पर वही मारे जो खुद कांच के घरों में ना रहता हो। नहीं, ये देखो, ये सरकार गिराने के लिए बीजेपी परेशान कर रही है। फिर अनिल देशमुख की बात हो तो ईडी ने भी 100 करोड़ की बात की और 4 लाख पे आ गए। लेकिन एक मैं बताता हूं, जो ब्रिज मोहन श्रीवास्तव साहब ने बताई कि हमारे को सपोर्ट करने वाले, सरकार को ऑफिशियल लेटर देके सपोर्ट करने वालों की संख्या 173 है, 173, जिसमें से अपक्ष है। तो अपक्ष लोगों को, कुछ आघाड़ी के लोगों को अप्रोच किया गया, उनको पैसे ऑफर किए गए, ऐसे संगीन आरोप है। संगीन आरोप क्यों लगा रहे हैं? आपकी सरकार है, आप एक्शन लीजिए, इन्वेस्टिगेट करिए, जेल में डालिए लोगों को। लेकिन आज पब्लिक ये पूछ रही है, क्या राजनीति अब पैसे का खेल और इतना खुला खेल हो चुकी है कि
सारे एमएलएज एमएलसीज को रिजॉर्ट्स में ले जाया जाता है क्योंकि राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं? क्या ये प्रतिस्पर्धा है या जनता के पैसों को उड़ाया जा रहा है? उसी जनता का जो गरीबी, भूखमरी और महंगाई से लाचार है। और क्या कोई भी राजनीतिक दल इससे ऊपर है या हर राजनीतिक दल इस पाप में हिस्सेदार है? ये सवाल है जनता का, और जनता का जब सवाल होता है तो जनता को पूछने का अधिकार होता है। इसलिए हमने ये सवाल उठाए। मैं लेती हूं आपसे इजाजत।